Hello everyone, I am Dr. Divya and today we will talk about stem cells. पर स्टेम सेल्स पढ़ने के पहले हमें दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना चाहिए। पहला है टर्म पोटेंसी और एक टर्म है डिफरेंशिएशन। पोटेंसी का मतलब होता है सेल की एबिलिटी टू बिकम समथिंग एल्स। जैसे एक सेल जितनी तरह की सेल्स में डिवाइड हो सकती है उसको पोटेंसी कहते हैं। अगर कोई सेल हर तरह की सेल बना सकती है तो कहते हैं कि वो सेल टोटी पोटेंट सेल है या टोटी पोटेंसी है। और अगर सेल कुछ सर्टेन तरह के सेल ही बना सकती है तो उसको हम कहते हैं प्लूरी पोटेंसी या प्लूरी पोटेंट। सो टोटी पोटेंट सेल्स कौन सी सेल्स हो सकती है? वो सेल्स जो हर तरह की सेल बना सकती है। और प्लूरी पोटेंट हर तरह की नहीं पर बहुत तरह की सेल बना सकती है। तो हम कह सकते हैं पोटेंसी सेल की एबिलिटी होती है डिफरेंट तरह की सेल्स बनाने के लिए। अब कौन सी सेल्स में पोटेंसी होगी? वो सेल्स जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है। क्या मतलब होता है? ये जाइगोट की एक सेल है, ये सेल अनडिफरेंशिएटेड है। ये सेल कई बार डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स बनाती है और धीरे धीरे हर सेल ये डिसाइड कर लेती है कि वो क्या बनाएगी। क्या वो न्यूरॉन बनाएगी और इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगी? क्या वो कॉन्ट्रैक्टाइल होगी, दैट इज वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी और मसल सेल बनाएगी? क्या वो हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करा के रेड ब्लड सेल बनाएगी? तो जब एक सेल का फंक्शन डिसाइड हो जाता है, जब एक सेल स्पेशलाइज्ड कर जाती है, तो हम उसको कहते हैं सेल डिफरेंशिएटेड है। ऐसी डिफरेंशिएटेड सेल में पोटेंसी बहुत कम हो जाती है। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जैसे ये जाइगोट है, ये अनडिफरेंशिएटेड है, तो इसकी एबिलिटी, इसके पास बहुत सारी एबिलिटी है कि ये कई तरह की सेल्स बना सकता है। सो पोटेंसी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इज द एबिलिटी ऑफ द सेल टू हैव डिफरेंट फेट्स और द एबिलिटी ऑफ द सेल टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जैसे जब हम सब छोटे थे तो हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस होते थे। यू कुड बी अ हेलीकॉप्टर फ्लायर और यू कुड बी अ सर्जन और यू कुड बी अ पेंटर, बहुत सारे ऑप्शंस। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी स्पेशलाइज फील्ड चूज करते हैं, हमारे ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और एक सर्टेन पॉइंट के बाद फिर आप वापस आके दूसरी चीज को चूज नहीं कर सकते। ऐसे ही जब सेल जाइगोट पे स्टार्ट होती है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर धीरे धीरे जब वो स्पेशलाइज करने लगती है, उसका स्ट्रक्चर बदलने लगता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो काम करने लगती है, तो उसकी एबिलिटी कुछ और बनने की खत्म हो जाती है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। सो हम कह सकते हैं कि टोटीपोटेंट सेल का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास जाइगोट का हो सकता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट से हर तरह की सेल बन सकती है। सो टोटीपोटेंट सेल वो सेल होती है जो हर तरह की सेल बनाती है, वेयर एज प्लूरीपोटेंट वो सेल होती है जो बहुत तरह की सेल बनाती है पर हर तरह की सेल नहीं बना सकती। जैसे जाइगोट हर तरह की सेल बना सकता है, प्लूरीपोटेंट सेल, मान लीजिए ये एक प्लूरीपोटेंट सेल है, ये न्यूरॉन बना सकती है, ये रेड ब्लड सेल बना सकती है, ये स्किन सेल बना सकती है, पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड की सेल नहीं बना सकती। तो ये बहुत तरह की सेल बना सकती है पर हर तरह की सेल नहीं बना सकती। फिर हम प्लूरीपोटेंट में भी कह सकते हैं कि प्लूरीपोटेंट सेल भी यूनिपोटेंट हो सकती है या मल्टीपोटेंट हो सकती है। यूनिपोटेंट का क्या मतलब होता है? यूनिपोटेंट का मतलब होता है कि ये सेल सिर्फ एक ही तरह की और सेल्स बना पाएगी। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एपिडर्मल स्टेम सेल्स। ये हमारी एपिडर्मिस में या स्किन में ये सेल्स होती हैं और ये सेल्स कैसी सेल्स बना पाएंगी? ये सेल्स सिर्फ एक ही तरह की सेल्स बना पाएंगी, इसलिए इनको हम कहते हैं यूनिपोटेंट। मल्टीपोटेंट जो सेल कई और तरह की सेल भी बना सकती है उनको हम कहते हैं मल्टीपोटेंट। जैसे हमारी जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो एक स्पेशल तरह की स्टेम सेल से, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक स्पेशल तरह की स्टेम सेल से बनती हैं। अब ये जो स्टेम सेल है ये हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों तरह की सेल्स बनाती है, पर ये हमारी स्टेम सेल्स मसल सेल नहीं बना सकती। तो मल्टीपोटेंट होने का ये मतलब नहीं होता है कि हर कैटेगरी की सेल बनाएगी। मल्टीपोटेंट सेल्स का मतलब होता है वो सेल्स जो बहुत तरह की, एक ही फैमिली की कई तरह की सेल्स को बना सकते हैं पर हर तरह की सेल्स को नहीं बना सकते।
सो पोटेंसी और डिफरेंशिएशन अगर हमें क्लियर हो गया है तो अब हम आ सकते हैं स्टेम सेल्स पे। सो स्टेम सेल बाकी सेल से कैसे डिफरेंट है, अभी हमने देखा स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, बाकी सारी सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड है, उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट डिवाइड। तो मान लीजिए जैसे हमने बनाया न्यूरॉन सेल्स है, आरबीसी है, स्किन सेल्स है, सबका एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, 120 डेज के बाद अगर हम इनको रिन्यू नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे आरबीसी कम हो जाएंगे। हमारी स्किन सेल्स बहुत जल्दी जल्दी शेड होती है, अगर हम इनको रिन्यू नहीं करेंगे तो ये स्किन सेल्स खत्म हो जाएंगी, पर ये खुद डिवाइड नहीं करती है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो इन सेल्स को बनाती हैं। जैसे ये स्टेम सेल्स हमारी न्यूरॉन्स को भी बना रही है, हमारी एपिडर्मिस सेल को भी बना रही है, ये हमारे आरबीसी को भी बना रही है। सो ऐसी सेल्स जो खुद को रिन्यू कर सकते हैं और जिसमें किसी भी तरह की पोटेंसी होती है उनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। सो स्टेम सेल्स की दो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेल्फ रिन्यूअल, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिन्यू करती है, नहीं तो क्या होगा एक सर्टेन टाइम के बाद आपके स्टेम सेल्स का अकाउंट खत्म हो जाएगा, फिर आप कैसे सरवाइव करोगे। सो सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी होती है, और दूसरा पोटेंसी होती है, सम काइंड ऑफ पोटेंसी। हम ये नहीं कह रहे कि वो टोटीपोटेंट होंगी हमेशा, वो यूनिपोटेंट हो सकती है, मल्टीपोटेंट हो सकती है, प्लूरीपोटेंट हो सकती है, पर किसी भी तरह की एक सर्टेन अमाउंट की, एक सर्टेन लेवल की पोटेंसी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टेम सेल्स को कैसे खोजा गया। तो साइंटिस्ट सेल्स की एजेस पढ़ रहे थे, जैसे उन्होंने देखा कि आरबीसी की एज 120 डेज 4 महीने होती है, इंटेस्टाइनल सेल्स की एज 3 to 5 डेज होती है। सो उन्हें ये समझ में आया कि इन सेल्स की ये सर्टेन एज होती है, तो कुछ तो ऐसा होता होगा जो इन सेल्स को बनाता होगा। सो उससे हमें स्टेम सेल्स का एक आइडिया मिला। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेम सेल्स हैं, तो वो सेल्फ रिन्यू कैसे करती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि माइटोसिस होता है और उसमें दो सेल्स बनती है, दोनों सेल्स एक जैसी होती है, पर स्टेम सेल्स अपने आप को रिन्यू करती है क्योंकि ये डिफरेंट तरह का डिवीजन फॉलो करती हैं। और इनके डिवीजन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक स्टेम सेल है, तो ये स्टेम सेल जब डिवाइड करेगी तो ये दो तरह की सेल बनाएगी। एक तो ये स्टेम सेल बनाएगी और दूसरा ये एक सर्टेन डिफरेंट तरह की सेल बनाएगी जिसको हम कहते हैं प्रोजेनिटर्स। ये जो प्रोजेनिटर्स होती हैं, ये सेल्स जो होते हैं, ये थोड़े कमिटेड कह सकते हैं आप। अगर आप डिफरेंशिएटेड नहीं भी कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कमिटेड है, मतलब ये डिफरेंशिएशन इनमें होगा, ये बात सर्टेन है। और ये डिफरेंशिएट होके एक दूसरी तरह की सेल्स में बदल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा इनको एनवायरमेंट और स्टिमुलस मिल रहा है। तो स्टेम सेल्स ने क्या किया, स्टेम सेल डिवाइड होके एक अपनी तरह की ही स्टेम सेल बनाएगी और दूसरा सेल जो बनाएगी वो होगा प्रोजेनिटर। ये प्रोजेनिटर आगे जाके बहुत तरह की सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती है, डिपेंड करता है इसको कैसा स्टिमुलस मिल रहा है। तो हर बार जब एक स्टेम सेल डिवाइड होगी तो आप देखेंगे कि उसके पास एक स्टेम सेल, उसका अकाउंट खत्म नहीं हो रहा है, एक स्टेम सेल बन रही है तो हमेशा स्टेम सेल का नंबर कांस्टेंट हो जा रहा है, और जो प्रोजेनिटर होती है वो लेटर आगे जाके जैसा स्टिमुलस बनता है वैसी सेल्स में डिफरेंशिएट होती है। तो इस तरह से स्टेम सेल का नंबर कांस्टेंट रहता है। कई बार इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं ऑब्लिगेट एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन। ये सिंपल माइटोसिस जैसा नहीं है। So, इसको हम कह सकते हैं ऑब्लिगेट एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन। सो एक हो गया हमारे पास ऑब्लिगेट एसिमेट्रिक रेप्लिकेशन, जब एक सेल, ये स्टेम सेल थी, इसने डिवाइड किया तो ये एक स्टेम मदर सेल बनाएगी जो इस स्टेम सेल को रिप्लेस कर देगी, तो स्टेम सेल का नंबर कांस्टेंट हो गया। और जो दूसरी सेल होती है वो आगे जाके कई तरह की सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती है, डिपेंड करता है स्टिमुलस कैसा मिलता है। दूसरा कई बार होता है कि मान लीजिए ये स्टेम सेल है और ये गलती से, भूल के, आप जो कहना चाहें, ये दो प्रोजेनिटर्स ही बना देती है, इससे स्टेम सेल नहीं बन रही है, और ये जो दो प्रोजेनिटर्स हैं ये आगे जाके डिफरेंशिएशन करेंगे। पर जैसे ही ये स्टेम सेल स्टेम
दूसरी स्टेम सेल नहीं बनाती है, एक अलग सी स्टेम सेल जो वहां ये ऑब्जर्व कर रही होती है डिवाइड होके 2 स्टेम सेल्स बना देती है, तो फिर से नंबर कांस्टेंट हो गया। इस तरह के डिवीजन को हम स्टोकेस्टिक डिफरेंशिएशन कहते हैं, जहां पर जब स्टेम सेल भूल के एक स्टेम सेल नहीं बनाती है और 2 प्रोजेनिटर्स बनाती है, तो दूसरी स्टेम सेल माइटोसिस से डिवाइड होकर 2 स्टेम सेल्स बनाती है और हेंस नंबर कांस्टेंट हो जाता है, सेल्फ रिन्यूअल है। तो इस तरह से हमारी स्टेम सेल्स डिवाइड होके सेल्फ रिन्यू करती है। दूसरा, पोटेंसी की बात अभी हम कर चुके हैं। सेल्स में टोटल पोटेंसी हो सकती है, प्लूरी पोटेंसी हो सकती है, यूनिपोटेंट हो सकते हैं, मल्टीपोटेंट हो सकते हैं, पर हर स्टेम सेल जो होती है उसमें सम सॉर्ट ऑफ पोटेंसी जरूर होगी। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कितने तरह की हमको स्टेम सेल्स पता है। सो स्टेम सेल्स बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो हम 2 तरह की स्टेम सेल्स पढ़ते हैं। एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स होती है जिससे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म बनता है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर द सेल्स दैट मेक द इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो सकती है? आप देखिए, ये एक एग और एक स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है तो प्रोडक्ट हमारा बनता है जाइगोट। ये जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल होता है क्योंकि इससे हर तरह की सेल बनती है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमारा जाइगोट जो होता है वो टोटीपोटेंट होता है। जैसे ही जाइगोट माइटोटिक से डिवाइड होने लगता है, माइटोसिस से डिवाइड होके ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगती हैं, इसकी पोटेंसी कम होने लगती है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सेल की, उसकी पोटेंसी कम होती जाती है। So now this zygote which is started to divide is pluripotent. एक स्टेज ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जहां पे ये जो अंदर की तरफ सेल्स होती है इन्हें कहते हैं इनर सेल मास। ये इनर सेल मास जो होती है वो प्लूरीपोटेंट होते हैं और इसी इनर सेल मास से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट 200 तरह की सेल्स डिफरेंशिएट होके इस इनर सेल मास से बनती हैं। तो ये जो इनर सेल मास है इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रियो का पार्ट है और इसमें प्लूरी, ये कैसा, इसकी पोटेंसी कैसी है? इसकी पोटेंसी ये प्लूरीपोटेंट है क्योंकि इसी से आपकी बहुत सारी डिफरेंट तरह की सेल्स बनेंगी। सो ये प्लूरीपोटेंट है, वेयर एज द जाइगोट इज टोटीपोटेंट। तो अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या अंतर, यहाँ पे बहुत फाइन अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। देखिए, हमारी इनर सेल मास प्लूरीपोटेंट होती है, ये हर तरह की सेल बनाती है पर ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती। ये ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट तरह की सेल बना सकती है, पर जाइगोट एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल ऑफ मेकिंग एन एंटायर ऑर्गेनिज्म इज देयर। और ये प्लूरीपोटेंट सेल्स जो होती हैं ये ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट बना सकती हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यूज करने में थेरेपीज में और क्लिनिकल ट्रायल्स में एथिकल इश्यूज होते हैं बिकॉज आपको ह्यूमन एम्ब्रियो चाहिए होता है। एक डिफरेंट तरह की सेल्स भी होती है हमारे बॉडी में जिनको हम कहते हैं सोमैटिक स्टेम सेल्स। सो ये सोमैटिक स्टेम सेल्स कहाँ होती हैं? ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं। जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि डिस्कवरी ये सोच के हुई थी कि अगर इतनी डिफरेंट तरह की सेल्स होती हैं और ये डिफरेंट तरह की सेल्स रिन्यू करती हैं तो कुछ तो होता होगा जो इन नई सेल्स को बनाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम स्किन का एग्जांपल लेते हैं। स्किन की जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं बहुत जल्दी जल्दी वेयर ऑफ होती है। आप कपड़े पहन रहे हैं और इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। तो अगर हम इतनी सारी सेल्स को रोज लूज कर रहे हैं, इतनी सेल्स की 1 महीने में आपकी नई स्किन आ जा रही है पूरी, तो इसका मतलब है कि कोई सेल तो होगी जो डिवाइड करके इनको बना रही होगी। इन सेल्स को हम कहते हैं एपिडर्मल स्टेम सेल्स। ये एपिडर्मल स्टेम सेल्स जो होती हैं ये यूनिपोटेंट होती हैं। यूनिपोटेंट का क्या मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल सेल्स ही बनाएंगी। सो अगर ये एपिडर्मल स्टेम सेल है, ये डिवाइड होगी, ये एक स्टेम एपिडर्मल स्टेम सेल बनाएगी और एक ये प्रोजेनिटर बनाएगी। ये वाला प्रोजेनिटर स्पेशलाइज होकर एपिडर्मल सेल बनाएगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स में प्रेजेंट होती है। तो एक एग्जांपल हमने देखा कि एपिडर्मल स्टेम सेल। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारी लॉन्ग बोन्स में ब्लड सेल्स बनती हैं।
सो वहां पे एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं हीमोपोएटिक टिश्यू। ये हीमोपोएटिक टिश्यू जो होता है, ये हीमोपोएटिक, स्पेसिफिकली आप इसको हीमोपोएटिक स्टेम सेल कह सकते हैं। ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल, मान लीजिए ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं। ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल हर तरह की ब्लड सेल्स बना सकते हैं। जैसे ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स आरबीसी भी बनाएंगे, डब्ल्यूबीसी भी बनाएंगे और प्लेटलेट्स भी बनाएंगे। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये मल्टीपोटेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक तरह की स्टेम सेल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की ब्लड सेल्स बना रहे हैं। सो हीमोपोएटिक स्टेम सेल भी सोमैटिक स्टेम सेल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास मीसेंकाइमल स्टेम सेल्स भी होती हैं जो बॉडी में कई जगह पे, जैसे मान लीजिए ये मीसेंकाइमल स्टेम सेल है तो ये बोन और कार्टिलेज बना सकती है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी मल्टीपोटेंट है। और इसके अलावा हमारे पास न्यूरल स्टेम सेल्स भी होती हैं। सो ये जो न्यूरल स्टेम सेल्स होती हैं, ये न्यूरॉन और उससे एसोसिएटेड डिफरेंट तरह की सेल्स बनाती हैं, तो ये भी मल्टीपोटेंट होती हैं। सो ये सेल्स जो हमारी टिश्यूज में होते हैं, इनको हम कहते हैं टिश्यू सोमैटिक सेल्स। इनका बेसिक काम जो होता है वो रिपेयर का होता है। आजकल एक नई टेक्निक भी चली है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। सो जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ये डिफरेंशिएटेड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में हम एक डिफरेंशिएटेड सेल जिसकी की डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है, जैसे मान लीजिए ये मसल सेल है, इसका काम क्या होगा? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें हम कुछ जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ डिफरेंट जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये सेल भूल जाती है कि ये टिश्यू सेल है और ये एक प्लूरिपोटेंट सेल जैसे बिहेव करने लगती है। प्लूरिपोटेंट सेल मतलब जो एम्ब्रियोनिक हम सेल्स, स्टेम सेल्स हमने देखा था कि ये फिर किसी भी तरह की सेल बना पाएगी। आप इसको न्यूरल सेल बना सकते हैं, इससे आप आरपीसी बना सकते हैं, या इससे आप फिर से मसल सेल बना सकते हैं। सो इसमें क्या है, हमने कुछ जीन्स इंट्रोड्यूस किए। इन जीन्स के इंट्रोड्यूस करने की वजह से दिस सेल फॉरगॉट कि ये कैसी सेल थी और ये फिर से प्लूरिपोटेंट हो जाती है। ये एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर कह सकते हैं आप क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। पर अभी लिमिटेशन ये है कि जब हम ये नए जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्स में और वो प्लूरिपोटेंट होती हैं, कई बार इसमें बहुत डिफरेंट तरह के म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल। इस वीडियो में हमने स्टेम सेल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बेसिक डिटेल्स पढ़ी, बेसिक तरीके पढ़े, डिफरेंट तरीके स्टेम सेल्स पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक एक तरह के स्टेम सेल्स को पढ़ेंगे और उनके क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे, या वो क्लिनिकल मेडिसिन में कैसे यूज किए जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।